आपके ईश्वर पे एक टिप्पणी मात्र से कम्युनल दंगे शुरू हो जाते हैं, धार्मिक उन्माद हो जाता है, आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मगर छत्तीसगढ़ में एक साथ आदिवासियों के 4.5 लाख भगवानों की सामूहिक हत्या की जा रही है। अब इस भगवान कौन है? आदिवासियों के भगवान दरअसल ये पेड़ पौधे ही हैं और उनकी हत्या की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। और इसके विरोध में हसदेव के सैकड़ों आदिवासी पिछले 10 सालों से आंदोलनरत हैं। अब ये हसदेव का जो मामला है केवल छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर नहीं रह गया है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अब ये हसदेव मामला क्या है भाई, प्रकरण क्या है, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ हसदेव आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं आलोक शुक्ला जी बने हुए हैं। हम हसदेव के बारे में जानना चाहते हैं और उसे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भैया दस्तावेज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आलोक जी ने पूरे दस्तावेज लेकर बैठ गए हैं हम साथ में आलोक जी के। तो आलोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बस्तर जंक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई जी। आलोक जी, हम हसदेव मामले को जानना चाहते हैं। दरअसल मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उस बारीकी से नहीं समझ पाया हूँ। सामान्य सी भाषा में मैं खुद भी समझना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को भी आप समझा दीजिएगा कि ये हसदेव का मामला क्या है, क्यों इतनी रार चिड़ी हुई है, क्यों इतना मतलब विवाद मचा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पे हसदेव एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एक चर्चा का मुद्दा है। और हसदेव क्या है लोग समझना भी चाहते हैं, बहुत साधारण है। हसदेव एक वन क्षेत्र का नाम है। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ की एक जीवनदायिनी नदी है जो उत्तर छत्तीसगढ़ में बहती है। अच्छा, नदी के नाम पे उस फॉरेस्ट का नाम हसदेव बिल्कुल पड़ा। तो हसदेव नदी और हसदेव नदी आके महानदी में मिलता है। तो हसदेव नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो एक फॉरेस्ट एरिया है, 1700 स्क्वायर किलोमीटर, करीब 1,70,000 हेक्टेयर का ये एरिया है। ये क्षेत्र जो जंगल है ये कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर के 3 जिलों की सीमाओं में स्थित है, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो कोरबा ज़िले में है। 4-5 चीज़ें इस जंगल की बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो जंगल है ये हसदेव अरण्य बेसिकली एक कोल फील्ड के नाम पे भी इसका नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि 1700 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र के नीचे करीब 5000 मिलियन टन कोयला है। छत्तीसगढ़ में कुल 58,000 मिलियन टन कोयला है, उसका 10%। और यदि पूरे देश के कोयले की हम बात करें तो मात्र 2% कोयला है और इसका नाम हसदेव अरण्य कोल फील्ड के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी ज़मीन के नीचे यदि कोयला पाया जाएगा या खनिज होगा तो उसकी एक पहचान बदल जाती है, वो कोल फील्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके ऊपर का जो जंगल ज़मीन है ये बहुत समृद्ध जंगल है। ये जंगल सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत का एक बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। ये जंगल मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व को झारखंड के परामू टाइगर रिजर्व मतलब इन वन क्षेत्रों को जोड़ता है और ये मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक वन है और इसकी जैव विविधता बहुत समृद्ध है, वन्य प्राणियों का रहवास है। हसदेव नदी का कैचमेंट है, जिस हसदेव नदी के ऊपर मिनी माता बांगो बांध बना हुआ है, उस बांध से जिसमें जांजगीर जिले की 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है, जांजगीर कोलबा बिलासपुर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो आदिवासी हैं उनकी लगभग 60% आय जो है वो जंगलों पर से होती है। तो एक तरीके से आदिवासियों की अपनी आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व, रीति रिवाज है। ये जंगल पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश के मानसून को नियंत्रित करता है। ये जंगल वन्य प्राणियों को आश्रय देता है, उनका प्राकृतिक रहवास का इलाका है और एक पर्यावरणीय संवेदनशील इलाका है ये। और इस क्षेत्र में दुखद रूप से जो पूरी बहस ये चल रही है कि इतने महत्वपूर्ण समृद्ध इलाके को, चूँकि उस जंगल ज़मीन के नीचे कोयला है और यहाँ पे 23 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई है, इन 23 कोल ब्लॉकों में कंपनियां खनन करना चाहती हैं। वर्तमान में हसदेव के अंदर 2014 के बाद से 7 कोल ब्लॉकों के आवंटन हुए हैं। इन 7 कोल ब्लॉकों में 3 कोल ब्लॉक, मेरे पास मैप है मैं दिखाता हूँ,
3 कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार को आवंटित हैं, जिसमें से एक कोल ब्लॉक में खनन 2012 से संचालित है। एक चरण में संचालित हुआ था 752 हेक्टेयर में। क्या नाम है उसका? पलसा ईस्ट केतेवासन। आप देखेंगे मेरे पास एक मैप, यदि मैप के माध्यम से देख सकते हैं तो ये बेसिकली हसदेव अरण्य कोल फील्ड का इलाका है ये पूरा। और इसमें जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये कोल ब्लॉक्स हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बिल्कुल हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये लगभग यहाँ से बाउंड्री है, इसके इस पास सरगुजा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। नदी है, ये नदी है चलनोई और हसदेव नदी का एक कैचमेंट का इलाका है। और ये सारे कोल ब्लॉक हैं, ये यहाँ से कोलबा जिला शुरू होता है। तो जो सरगुजा जिले की बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए कोल ब्लॉक, ये जो लाल कलर का इंक दिख रहा इस तरफ पे कोरबा है। ये इसमें डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इस मैप में नहीं दिख रही है, लेकिन हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये NH है, हाईवे है। अच्छा, ये जो बिलासपुर से अंबिकापुर जाती है। बिल्कुल, ये जो ताला कोल ब्लॉक है, ताला कोल ब्लॉक की बॉर्डर से ही कोलबा जिला लग जाता है। तो ये कोलबा है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट रोड के इस पार का सरगुजा है, और ये आपका ये सूरजपुर और ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, और इस तरफ पे कोरबा। ये बिल्कुल, ये पूरा यहाँ से कोलबा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। अब आप देखेंगे इस पूरे मैप में ये जो कोल ब्लॉक है, जो पूरा बहस का मुद्दा चल रहा है वो ये है पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक, ये है जो राजस्थान सरकार को आवंटित है। उसके बगल में पलसा कोल ब्लॉक, ये भी राजस्थान को आवंटित है, और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक। पलसा ईस्ट केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक किसको आवंटित? ये भी राजस्थान को है। अच्छा, ये तीनों कोल ब्लॉक तीनों है। बेसिकली ये चाल है क्योंकि ये दो मिला के एक है, लेकिन हम इनको 3 कोल ब्लॉक की बात करते हैं। अच्छा, इसे 2 चरणों में बांटा गया बिल्कुल, है, बिल्कुल ईस्ट केतेवासन को। अब आप देखेंगे कि जो पूरा मसला ये है कि ये जो हसदेव अरण्य कोल फील्ड है, ये करीब 1700 वर्ग किलोमीटर की इलाका है। 2010 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक अध्ययन किया गया था कि कहाँ खनन करना चाहिए, कहाँ खनन नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक सेकंड पर मैं आपको रोकूंगा। ये जितने कोल ब्लॉक्स हैं, ये 23 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें साथ कुछ और जुड़े हैं क्या? ना, हाँ, अभी ये 2014 तक, इवन 2020 तक यहाँ जो कोल इंडिया या जो सूची में दिखते हैं वो 23 कोल ब्लॉक हैं। उसके बाद अभी ऑल प्रोस्पेक्टिंग हुए हैं, तो 7 और नए कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई हैं, वो लिस्ट में नहीं दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेदू साउथ, सेदू नॉर्थ है। तो यदि अभी देखेंगे तो हसदेव के कोल ब्लॉकों की संख्या बढ़ के करीब 30 हो गई है, लेकिन लिस्ट में अभी भी जो है आपको 23 नजर आते हैं। और इसी इलाके में 5000 मीट्रिक टन कोयला हमारे पास। बिल्कुल, 5000 मिलियन टन कोल डिपॉजिट। आगे बताइएगा जी। तो ये पूरा जो इलाका है हसदेव का, तो जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक अध्ययन किया गया था कि कहाँ खनन होना चाहिए, कहाँ खनन नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो पैरामीटर थे वो यही थे कि वनों की घनत्व था, जैव विविधता, हाइड्रोलॉजी, वन्य प्राणियों की उपस्थिति और पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र। इन पैरामीटर के आधार पे देश के कुल कोल बेलिंग एरिया का शुरुआती में 40 और फिर 14% इलाका नोगो था। बाद में इसको 2010 के बाद बदल के एक नई परिभाषा लाई गई, वायलेट इनवायलेट। ये नोगो का मतलब ये तय किया गया कि जो इन पैरामीटर पे खरे उतरेंगे, जिनकी घनत्वता ज़्यादा है, जैव विविधता समृद्ध है, हाइड्रोलॉजी है और एक तरीके से पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र है, उनको नोगो की संज्ञा दी गई। अच्छा। नोगो की संज्ञा दी गई कि यहाँ तो खनन होगा ही नहीं। अच्छा। नोगो के बाहर खनन होगा, लेकिन उन्हीं नियमों के आधार पर स्वीकृतियाँ, सारी प्रक्रियाँ यथावत रहेंगी। अच्छा। लेकिन इन इलाकों को कम्प्लीटली खनन से मुक्त लग दिया जाए। नोगो एरिया किसने डिक्लेयर किया? ये 2010 में जब जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे, यूपीए के समय का ये डिसीजन हुआ था। दिलचस्प ये है मुकेश भाई कि जब ये गो नोगो का कॉन्सेप्ट आया, पूरे देश में हसदेव एक इकलौती कोल फील्ड थी जो पूरी की पूरी नोगो डिक्लेयर की गई। अच्छा, कंप्लीट जितने कोल ब्लॉक्स हैं पूरा नोगो 23। और 2010 के पहले यहाँ के 23.5 कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को आवंटित थे। अच्छा। लेकिन कोई कोल ब्लॉक खनन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे खनन की स्वीकृति देने की प्रक्रिया को प्रतिबंध लगा दिया गया। 2011 में जो राजस्थान के पास पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक था, ये 2700 हेक्टेयर का है। खनन का एरिया 2300 हेक्टेयर है।
इस कोल ब्लॉक को शुरू करने के लिए एक्चुअल में राजस्थान ने इसका खनन का अनुबंध एमडीओ अडानी को दिया था। एमडीओ एक अनुबंध है कि जब किसी राज्य सरकार को कोल ब्लॉक दिया जाता है, राज्य सरकार स्वयं माइनिंग ना करके उसको निजी कंपनी को दे देती है, उसके विकास के लिए, विभिन्न स्वीकृतियां हासिल करने के लिए, उस कोल ब्लॉक को विकसित करते हुए खनन करके कोयला आपूर्ति करना, माइंस डेवलपर कम ऑपरेटर। अच्छा। तो एमडीओ अडानी के पास था। अडानी ने क्या किया, जो भी उस समय माहौल था, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे। अडानी कंपनी के द्वारा मुख्यमंत्रियों के माध्यम से केंद्र के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के बाद यहाँ पे परसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक की स्वीकृति हासिल की गई। महत्वपूर्ण ये है कि जो वन स्वीकृति होती है, वन स्वीकृति जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देता है तो एमओएफ की जो वन सलाहकार समिति उसकी अनुशंसा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जो वन सलाहकार समिति है, वन सलाहकार समिति रिकमेंड करती है कि स्वीकृति देना है या नहीं देना है। 2011 में वन सलाहकार समिति ने इस क्षेत्र का विजिट किया और वन सलाहकार समिति ने कहा कि यहाँ पे स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। वन सलाहकार समिति की स्वीकृति सिफारिश के विपरीत जाके केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने जयराम रमेश जी ने इस कोल ब्लॉक को स्वीकृति दी, ये कहते हुए कि ये मुख्य हसदेव नहीं है, ये उसका फ्रिंज है, किनारा है। फ्रिंज के मतलब उन्होंने कहा किनारा है ये। अच्छा, है ना। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई एक वन क्षेत्र है तो चाहे वो किनारा हो या बीच का हो, उसकी समृद्धता एक सी है। वन्य प्राणी सभी जगह मूव करता है। एक सेकंड आपको रोकना चाहूँगा, एक बार फिर मैप पे करीब लाइएगा। आलोक जी, हम देख रहे हैं ये परसा कोल ब्लॉक, यहाँ पे जो है फर्स्ट फेज में खनन हो रहा है, ये खनन शुरू हो चुका है, परसा ईस्ट केतेवासन। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये फ्रिंज नहीं है ना। अच्छा, परसा ईस्ट केतेवासन का इसका चल रहा है, ये फ्रिंज नहीं, ये किनारा नहीं है, ये तो मतलब सेंटर पे है। देखिए, इसीलिए ये फ्रिंज नहीं था। जिन तलकों के आधार पे इसको स्वीकृति दी गई थी, उन तलकों को 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा खारिज करते हुए इस कोल ब्लॉक को दी गई वन स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया, वन स्वीकृति को। और मैं आपको बताऊं कि आज भी ये कोल ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। अच्छा, कानूनन कोई वन स्वीकृति इस कोल ब्लॉक को नहीं है। अच्छा, अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब 2012 में इसकी स्वीकृति दी गई तो इसे 2 चरणों में डिवाइड किया गया। ये कहा गया कि पहले 15 सालों में 137 मिलियन टन कोयला निकालिए 762 हेक्टेयर एरिया में। जब पहले चरण का कोयला निकलेगा, वापस से बैकफिलिंग होगी, प्लांटेशन होगा और वो अपने पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा वो जंगल। अच्छा, है ना, मतलब जो एक ग्रो कर लेगा। तब दूसरे चरण का खनन पूरा हो चुका, पहले चरण का। हाँ, खनन पूरा हो जाएगा, बैकफिलिंग हो जाएगी, फिल करना पड़ेगा, प्लांटेशन हो जाएगा जी, और वो पौधे पेड़ का स्वरूप ले लेंगे, वापस समृद्ध जंगल बन जाएगा, एग्जैक्टली। उसके बाद सेकंड फेज 2028 में 1138 हेक्टेयर में शुरू होगा। अच्छा, तब उसकी अनुमति दी जाएगी। तो ये विस्तार नहीं है परियोजना का, ये चरण है, ये अलग चरण है। पहले चरण की आपकी जो आपने कंडीशंस का पालन किया है, रिक्लेमेशन किया है, फॉरेस्टेशन किया है, वो डिपेंड करेगा कि सेकंड फेज की अनुमति दी जानी नहीं दी जानी। आप प्रथम चरण में जाके देख लीजिए कि क्या बैकफिलिंग हुई है, नहीं हुई है, क्या वो अपने पूर्ववत स्थिति में आया है, नहीं आया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रथम चरण में 137 मिलियन टन कोयला निकालना था, अडानी कंपनी के द्वारा 82 मिलियन टन कोयला निकला है। अच्छा। और कह दिया गया कि कोयला खत्म हो गया। अच्छा। किसी भी खनन परियोजना का एक कब तक का टारगेट था, कितने सालों का था, कब से कब तक? 2000 फर्स्ट फेज 2028 तक, 2028 तक कोयला निकल। 2022 में इन्होंने कह दिया कि भैया कोयला खत्म है, और इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 82 निकला, तो बाकी कोयला कहाँ गया? तो क्या कारण दिया? इन्होंने कहा कि वो बेंचेस में कोयला दब गया है, हम नहीं निकाल सकते। महत्वपूर्ण बेंचेस जो बनाते हैं वो ओवरबर्डन का और अलग अलग इस तरीके का, तो वो निकल नहीं सकता। सवाल ये है कि यदि आप ये कह रहे हैं तो आपके ऊपर तो FIR होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी खनन योजना के एक व्यवस्थित माइनिंग प्लान बनता है। माइनिंग प्लान के आधार पे आपको बताना होता है कि किस साल कितना कोयला निकलेगा,
और ये कोल मिनिस्ट्री से अप्रूव होता है। जी। जब आपने माइनिंग प्लान बना के प्रस्तुत करके अप्रूव करवाया था कि हम 15 सालों में 137 मिलियन टन कोयला निकालेंगे, और आप खनन परियोजना शुरू होने के 9वें वर्ष में ये कह रहे हैं कि हमारा कोयला ख़त्म हो गया। 6 साल पहले ही आप कह रहे 6 हैं। साल पहले कह रहे हैं कि हमारा कोयला ख़त्म हो गया, तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, जी। आपने कोयले को अवैध रूप से निकाल के बेच दिया है, या फिर आपने जो माइनिंग प्लान बनाया था वो गलत बनाया था, और गलत माइनिंग प्लान के आधार पे आपने स्वीकृति हासिल की थी, तो आपको तो ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए ऐसी कंपनी को। सवाल ये है, इस सवाल को ना छत्तीसगढ़ सरकार ने पूछा, ना कोल मंत्रालय ने पूछा, और ना ही राजस्थान सरकार ने पूछा कि या तो आपका माइनिंग प्लान गलत था तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या कोयला कहाँ चला गया बता दीजिए। तो बहरहाल तो मसला ये है कि परसा ईस्ट केतेवासन के दूसरे चरण की 1138 की सहमति हासिल की गई है। इस दूसरे चरण में घाटवर्रा गांव पूरी तरीके से विस्थापित होगा, जिसकी लगभग 3000 आबादी अनुमति मिल गई है। 25 मार्च को इसकी अंतिम वन स्वीकृति जारी हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ का भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं हुई है, वो अभी प्रक्रियाधीन है, जिसका 8 तारीख को ग्राम सभा ने विरोध किया है, जिसको लेके बवाल मचा हुआ है 8 जून को। तो एक हो विरोध की जो कॉपी है ग्राम सभा की, वो सोशल मीडिया में बिल्कुल। तो ये हो गया परसा ईस्ट केतेवासन का मसला। इस परसा ईस्ट केतेवासन में कुल पहले चरण में करीब 1,26,000 पेड़ कट चुके हैं, दूसरे चरण में 2,64,000 पेड़ काटे जाने हैं। सीएम साहब तो कह रहे हैं 8,500। सीएम साहब क्यों कह रहे हैं? कौन सही बोल रहा है? सवाल यही है कि सीएम साहब, मैं बाल देखिए क्या होता मुकेश भाई कि मैं बाल इस चीज़ को बोलता हूँ कि जब आप किसी बात को बोलते हैं तो या तो आपको कोई गुमराह कर रहा है, या फिर आप जानबूझ के किसी मजबूरी में आप ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि आप जब बात करते हैं तो आपको दस्तावेजों के साथ बात करना चाहिए जो आप लेकर आए हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे, मैं कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ये दस्तावेज है, ये केंद्रीय वन पर्यावरण का मिनट्स है स्वीकृति का, है ना। इसमें आप देखेंगे परसा ईस्ट केतेवासन का प्रथम चरण आप देखिए फेज 1 1,25,547 पेड़ कट चुका है। फेज 2 में 2,64,000 का 2,42,000 पेड़ जो है वो 600 कटने वाले हैं। और इसमें स्पष्ट भी लिखा है कि भैया 15 साल बिल्कुल ऑन 16वें साल से, देखिए मतलब ये 15 साल तक पहले फेज का था, और ये 16वें साल ये पेड़ कटने थे, जिसको आप 9वें साल में काट रहे हैं। और पहले फेज में जो पेड़ कटे हैं, जो जगह है, उसको फीलिंग भी आपने नहीं किया, ना ही वहाँ प्लांटेशन वैसे ही पड़ा हुआ है। प्लांटेशन वो बताते हैं कुछ किया है, कितना किया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जिस तरीके से पूरी बैक फिलिंग होनी थी वो नहीं है ना। उसका जाके फिजिकल वेरिफिकेशन राज्य सरकार को करना चाहिए। तो एक मसला जो पेड़ों का कहा, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सरकार को तथ्यों को सही रखना चाहिए। आप गलत जानकारी जब आप प्रस्तुत करते हैं तो संदेश गलत जाता है। आप पता नहीं किसने सीएम साहब को बता दिया कि 8,000 पेड़ कटेंगे। बहरहाल परसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक ये 2012, आपको पता है कि साले कोल ब्लॉक कोल गेट में इस देश के 204 कोल ब्लॉक निरस्त हो गए थे। निरस्त होने के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त होने के बाद पुनः आवंटन की प्रक्रिया 2014 के बाद से शुरू हुई। जब 2014 के बाद से शुरू हुई तो ये जो कोल ब्लॉक प्रभावित यहाँ के 20 ग्राम सभाएं हैं, इन 20 ग्राम सभाओं ने कहा कि हम खनन नहीं चाहते, हमारा इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का है, और इस 5वीं अनुसूचित इलाके में हम तय करेंगे कि ज़मीन हम देंगे या नहीं देंगे, और हमारी अनुमति के बिना अपना जंगल की अनुमति हासिल कर सकते ना लैंड को। ग्रामीणों का कानूनी अधिकार है। बावजूद इसके उन प्रस्ताव की अनदेखी करके 7 कोल ब्लॉक के आवंटन हुए। परसा ईस्ट केतेवासन यथावत राजस्थान सरकार को मिला। अच्छा, ये पहले भी था, यथावत चला गया। जो परसा कोल ब्लॉक है ये पहले छत्तीसगढ़ के पास था, ये भी राजस्थान को गया। ये 1252 हेक्टेयर का है। इसमें 2 गांव पूरी तरीके से और 1 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। इस कोल ब्लॉक में ऑफिशियली लगभग 95,000, जो ICF वाली की रिपोर्ट के प्रति हेक्टेयर, ICF वाली एक इंडियन फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने इस पूरे वन क्षेत्र का अध्ययन किया। मैं उस पर भी आगे आता हूँ, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे।
तो उसके आंकड़ों के आधार पे देखेंगे तो 2 लाख, जी। और ये केटे एक्सटेंशन राजस्थान को अलॉट हुआ। अब कोलबा जिले की ये कोल ब्लॉक है पतुलिया गिदमुड़ी, ये कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ सरकार को आवंटित हुआ, और इधर मदनपुर साउथ, जी, है ना। जी। अभी इन तीनों कोल ब्लॉक पलसा ईस्ट केटेवासन और केटे एक्सटेंशन, ये तीनों राजस्थान तीनों राजस्थान को है। जी, पलसा कोल ब्लॉक की भी अंतिम वन स्वीकृति 6 अप्रैल को जारी हुई है। जी। इस कोल ब्लॉक स्वीकृति मिल गई। वन स्वीकृति मिल जी। गई, और इसके सेकंड फेज की 25 मार्च को मिल गई। जी, राज्य सरकार ने फाइनल ऑर्डर जारी किया। जी, महत्वपूर्ण ये है कि इस यहाँ पे आप एक एक कोल ब्लॉक के मुद्दे को यदि आप समझेंगे, जी, पलसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव साली, हरिहरपुर, फतेहपुर जी, जो प्रभावित हैं, जी, इन गांव की ग्राम सभाओं ने 2014 में विरोध प्रस्ताव किया, जी, 2015 में किया, 17 में किया, 18 में। जी, 2018 में यहाँ की ग्राम सभा तो गांव में हुई, जी, बाद में अडानी कंपनी और प्रशासन के लोगों ने मिलके वहाँ से 30 किलोमीटर दूर उदयपुर के रेस्ट हाउस में सचिव से जबरन प्रस्ताव लिखवाया। उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, छत्तीसगढ़ वाला। जी, और मैं क्या है कि आज के समय आप देखेंगे, दर्शकों को इस बात को समझना चाहिए जी, कि कोई भी खनन परियोजना तब तक नहीं होती जब तक उसको जरूरी स्वीकृतियां हासिल ना हो। ना हो, पहली पर्यावरणीय स्वीकृति। जी, पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी परियोजना की स्थापना से पर्यावरण पे क्या प्रभाव होंगे उसकी एक स्वीकृति होती है, जिसकी जनसुनवाई राज्य सरकार करवाता है, लेकिन अंतिम अनुमति जो है वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देता है। जी, यदि फॉरेस्ट की भूमि है, वन भूमि है, जी, तो वन भूमि के डाइवर्जन की प्रक्रिया, जिसको वन स्वीकृति कहते हैं, जी। वन स्वीकृति की प्रक्रिया शुरुआत भी राज्य सरकार करता है और समाप्ति भी राज्य करता अच्छा, है। वन स्वीकृति की MOF जो है राज्य सरकार की अनुशंसा पे स्टेज 1 और फिर स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 देता है। अंतिम ऑर्डर राज्य सरकार जारी करता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत। जी। क्यों? क्योंकि जमीन राज्य की विषय सूची में आता है। सीएम साहब तो मतलब प्रदेश की जनता को जो है एक तरीके से मूर्ख बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया ये हमारे हाथ का मसला नहीं है, केंद्र का मसला है। किसके हाथ में क्या मसला है अभी हम जरूर उसको चर्चा में जी, रखेंगे। जी, तो वन स्वीकृति का जो मसला है वो प्रक्रिया होती है, लेकिन वन स्वीकृति की प्रक्रिया में वन अधिकार मान्यता कानून आने के बाद एक जी। प्रोविज़न जोड़ा कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनके वन अधिकारों की मान्यता व्यक्तिगत सामुदायिक वन संसाधन पूरी होनी चाहिए। जी, पूरी होने के बाद ग्राम सभा लिखित सहमति देगा, तभी आपके वन भूमि का डाइवर्जन हो सकता है। अच्छा, ये भी ऑर्डर जयराम रमेश का है 30 जुलाई 2009 का, जी, और इसी के आधार पे उड़ीसा का नियमगिरी का वेदांता कंपनी को वापस आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, क्योंकि ग्राम सभा ने कहा कि हम नहीं चाहते, तो वहाँ बंद हो गया। बंद हो गया। यहाँ पे भी ग्राम सभा ने 5 बार विरोध किया है जी, इन तीनों गांव ने कि हम नहीं चाहते। आखिरी में कंपनी के द्वारा एक फर्जी प्रस्ताव बना लिया गया। जी, अब दस्तावेज अब हम रखे ही हैं तो देख लेते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दर्शक भी देख लें। बिल्कुल, जी, आप देखेंगे जी, ये है ग्राम सभा का प्रस्ताव। ओरिजिनल ग्राम सभा हुई थी 24 जनवरी 2018 को, जी, ठीक। जी, सरपंच है रनिया बाई, जी, है ना। कोरम है 95, 95, जी, ठीक है। जी, जो हाईलाइट है। जी, 22 नंबर तक इस ग्राम सभा के प्रस्ताव हुए थे जी, और 22 पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक। जी, जी, 22 नंबर तक मतलब 22 22 अलग-अलग अलग अलग मुद्दे, जी, लेकिन इसमें खनन का कोई मुद्दा नहीं था। नहीं था। अच्छा, एक भी नहीं था। मुद्दा नहीं था। जी, अडानी राजस्थान जी। के द्वारा MOF में एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया जिसमें इन्होंने स्वीकृति लगाई है कि हमें ग्राम सभा की स्वीकृति है। जी, वो ग्राम सभा की स्वीकृति मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। जी, ये आप देखेंगे तारीख 24/1/2018, जी, तारीख 24/1/2018 ऐसे रख के दिखा दें, जी। इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो है राजस्थान सरकार ने MOF को प्रस्तुत किया है, ना? केंद्रीय पर्यावरण। इसमें लिखा हुआ है कि उचित मुआवजा, ग्राम सभा की सहमति से उचित मुआवजा प्रदान व्यवस्थापन किए जाने हेतु खदान की कोई आपत्ति नहीं है। जी, इसका आप दस्तखत देखिए। हमारा जो उस समय की सरपंच ने लिखा जी, कि ये मेरा दस्तखत नहीं है, ये फर्जी है, जी, उनका दस्तखत है रनिया बाई, जी, है ना। जी,
इसमें लिखा है रनिया वाई। वाई। इन दोनों दस्तखतों को आप देख लीजिए, जी ये उनका ओरिजिनल दस्तखत है, जी ये उनका फर्जी फर्जी दस्तखत है। दस्तखत है जी। इस प्रस्ताव में ग्राम सभा अध्यक्ष के भी साइन हैं, जी। जो ग्राम सभा का अध्यक्ष नियुक्त होता है। जी। इस प्रस्ताव में कहीं ग्राम सभा अध्यक्ष का साइन नहीं है। जी और इसकी जांच के लिए इसी तरीके से आप देखेंगे तो साली गांव का भी आपको मैं दिखाई देता हूं प्रस्ताव कि क्या चल रहा है या अडानी कैसे कार्य करता है। ये अडानी के कार्यों को लोगों को समझना केवल चाहिए। अडानी काम नहीं कर रहा ना, इस पे सरकारें भी शामिल हैं, बिल्कुल, पूरा ये प्रशासनिक तंत्र शामिल है। साली की ग्राम पंचायत है, जी। 27 जनवरी, कोलम 150। जी चूंकि इनको वनाधिकार का दिखाना था तो वनाधिकार में कोलम 50% होना चाहिए। अच्छा वन भूमि के डाइवर्जन वनाधिकार को लेकर कोई भी ग्राम सभा होगी जी। तो कोलम 50% होना चाहिए। जी साली का भी इन्होंने इसी तरीके से फर्जी प्रस्ताव प्रस्तुत किया और ये इसका दूसरे ग्राम पंचायत दूसरी मतलब। ग्राम साली का, और इसका आप जब देखेंगे तो ये है जो 150 कोरम था वो बढ़ के 450 450 हो गया। जी है ना। जी। तो सवाल ये है कि इसी बात को लेकर जी। हसदेव के लोग जी पलसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव, जी। इस कोल ब्लॉक के प्रभावित लोग ये कह रहे हैं जी। कि हमने कभी भी ग्राम सभा में सहमति नहीं दी है, जी। जो प्रस्ताव है वो फर्जी है, अच्छा फर्जी प्रस्ताव के आधार पर वन स्वीकृति हुई है। जी। इसकी जांच और कार्रवाई के लिए जी। पलसा कोल ब्लॉक प्रभावित तीनों गांव के लोग 2019 में 75 दिनों तक धरना किए। जी। 300 किलोमीटर पैदल चल के 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रायपुर पहुंचे। अच्छा राज्यपाल ने कहा कि निष्पक्ष जांच होने तक जी। साली प्रक्रिया को रोक दिया जाए। जी। आज तक कोई जांच नहीं की। जी। कलेक्टर ने 1 सप्ताह पहले आदेश किया जी। कि कोई फर्जी नहीं हुआ, जी। सारा विधिवत है। अच्छा सर- कल एक खबर पढ़ने को मिल रहा था कि भाई प्रक्रिया पे रोक लग गई है। अच्छी बात है। यदि प्रक्रिया पर रोक लगी है तो ये हसदेव के जनवादी संघर्ष की जीत की ओर एक कदम है। लेकिन जी। सवाल ये है कि रोक क्या होती है, क्या कोई स्थायी आदेश है? जी। क्या आपने पलसा कोल ब्लॉक को जारी की गैर कानूनी वन स्वीकृति को निरस्त किया? आपने अभी तक नहीं किया। जी। क्या आपने यहाँ के भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना निरस्त की? जी। नहीं की। जी। क्या आपने पलसा ईस्ट केतेवासन सेकंड फेज की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना आपने निरस्त की? नहीं करी। जी। यदि सवाल इस बात का है कि देखिए, मैं बाल बाल ये कह रहा हूँ, हसदेव की ग्राम सभाओं ने कभी विधिवत सहमति नहीं दी। जो सहमति ली गई हैं वो फर्जी ग्राम सभा के आधार पे हुई हैं। जी। ग्राम सभाओं का लगातार विरोध है। जी। हसदेव का आंदोलन आज सिर्फ हसदेव का नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों का आंदोलन बन चुका है। जी। उसका समर्थन पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। बिल्कुल। हसदेव को बचाने का संकल्प 2015 में स्वयं राहुल गांधी ने मदनपुर में आके लिया था। जी। कांग्रेस आई थी पूरी। अच्छा। कहा था कि आदिवासियों की कीमत पे विकास नहीं चाहिए और हम आपके आंदोलन में शामिल हैं। तब ये विपक्ष पे थे। तब ये विपक्ष में थे। सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद भी आपने शुरुआती दौर में कहा कि इस पूरे इलाके को हम लेमलुहाटी रिजर्व बनाएंगे। जी। आपको मैं एक और पत्र दिखाऊंगा कि जो केते एक्सटेंशन की जो जनसुनवाई 13 तारीख को होने वाली है, जी। ये हो कैसे रही थी। 13 इसका आपका जनवरी 2021 में खुद राज्य सरकार ने आपत्ति की है इसका। अच्छा। भूमि अधिग्रहण का, और उस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि यदि माइनिंग हुआ तो हमारा हसदेव का जलग्रहण क्षेत्र खत्म हो जाएगा। माइनिंग होगा तो हमारा पूरा मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा, हमारा पूरा हसदेव का विनाश हो जाएगा। अच्छा, एक मानव हाथी संघर्ष में कितने लोगों की मौत हुई, कोई आंकड़ा आपने? पिछले 3 सालों में मानव हाथी संघर्ष में आप देखेंगे तो 200 से ज़्यादा लोग और 45 हाथी मारे जा चुके हैं। अच्छा। और WII में उसका भी आगे जिक्र करता हूँ मैं, उस बात को पहले खत्म। WII? हाँ बिल्कुल। तो मैं जो WI की चले उसका शब्द आया तो पहले बात कर लेते हैं। जी। क्या इतनी पेचीदगियां हैं और इतने विषय हैं, इतने परत हैं हसदेव मसले पे। देखिए, जब पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निरस्त की थी। निरस्त करने के साथ NGT ने कहा था कि हम इसको निरस्त कर रहे हैं, इन बिंदुओं पे पुनः MOF अध्ययन करवाए। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय उस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पे MOF तय करे कि यहाँ खनन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। राइट। उस अध्ययन को किया
ICF वाली और WII, इंडियन ICF इंडियन सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च और WII भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों केंद्र सरकार के संस्थान हैं। अच्छा, ठीक है। हालांकि ये अध्ययन MOF को करवाना था, इस अध्ययन का जो एग्रीमेंट है वो राज्य सरकार ने किया और राज्य सरकार ने दिया। इस हंसदेव के पूरे जैव विविधता क्षेत्र का अध्ययन होना था। ICFRE से ये पूछा गया था कि खनन के क्या प्रभाव पड़ेंगे, उससे ये नहीं पूछा गया था कि खनन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो निर्णय MOF का था। अच्छा, आप रिपोर्ट में इतना बताएंगे कि कैसी जैव विविधता है, खनन से क्या प्रभाव होंगे, है ना। ICFRE की पूरी रिपोर्ट में ये कहा गया कि यदि हंसदेव में खनन होगा तो कैचमेंट हंसदेव नदी का बर्बाद होगा, अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे जिनको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेकिन ICFRE की जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो अधिकारी आए हैं वो अडानी के दबाव में, अडानी के गेस्ट हाउस में रुके हैं और उन्होंने इस रिपोर्ट में जो सिफारिश की है वो अपने TOR की शर्तों के विपरीत जाके की। क्या सिफारिश की? जो अनुबंध था अध्ययन का कि चूंकि पलसा ईस्ट केटेवासन में खनन चल रहा है और बाकी पलसा और केटे एक्सटेंशन की प्रक्रियाएं एडवांस स्टेज में है, इसीलिए इसके अलावा तारा, पलसा और केते में भी खनन हो सकता है। अब ये बता दीजिए, आपसे तो ये पूछ ही नहीं गया था। एक केते एक्सटेंशन की तो ना जनसुनवाई हुई है ना FC की प्रक्रिया हुई है। पलसा का आपसे पूछा ही नहीं गया था क्योंकि पलसा की तो आपके डिसीजन के आधार पे मंत्रालय तय करेगा कि देना है नहीं देना। आपको सिर्फ एक कोल ब्लॉक एग्जैक्टली आपने बाकी अतिरिक्त 3 कोल ब्लॉक नहीं, और इसमें भी ये थोड़ी आप कहेंगे कि आप खनन कर सकते हैं, ये तो निर्णय MOF का था, उस रिपोर्ट में लिख दिया। बहरहाल ICFRE की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया, WII की रिपोर्ट को छुपा लिया गया। अच्छा, असली जैव विविधता का अध्ययन WII ने किया था। अच्छा, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। आपको याद होगा बस्तर के अंदर जब बोधघाट परियोजना की वन स्वीकृति देने से 1979 में मना किया गया, उसके पीछे 2 कारण थे। एक भारतीय वन्यजीव संस्थान का अध्ययन और दूसरा TS सेशन की अध्यक्षता में गठित विशेष कमेटी। उसी भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ये कहा कि यदि यहाँ पे खनन हुआ, उन्होंने कहा कि पलसा ईस्ट केटेवासन को बहुत ही नियंत्रित खनन करिए, इसके अलावा तो किसी भी कोल ब्लॉक को खनन की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए। यदि खनन की इजाज़त आपने दी तो मानव हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं सकते। WII का रिपोर्ट, WII, और उसने कहा कि पूरे इलाके को पुनः नो गो डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने WII की रिपोर्ट को छुपा लिया। अच्छा, 2 अक्टूबर से लेके जब हम 14 अक्टूबर पैदल मार्च चल रहे थे, उस दरमियान हड़बड़ी में ICFRE की ड्राफ्ट रिपोर्ट को राज्य सरकार ने MOF को भेज दिया। पूछा गया कि आपकी इसमें कोई अनुशंसा है? इन्होंने कहा कि जो ICFRE की अनुशंसा है हमारी वही है, स्वीकृति दे दी जाए। अब आप बताइए, रामायण पढ़ने के बाद यदि कोई अनुशंसा लिखता है कि रावण ने राम को मारा तो फिर अच्छा, आप स्वीकार होगा? नहीं ना। नहीं। अध्ययन कुछ और कह रहा है, अनुशंसा कुछ और जा रही है। क्यों छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर आपत्ति नहीं की? साफ कारण था, राज्य सरकार ने WII की रिपोर्ट को MOF को नहीं दिया, उसको छुपा दिया। अच्छा, छुपा दिया। वो तो WII के लोगों ने इस लीक की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया कि भैया इस रिपोर्ट को तो पढ़ लो। अच्छा, जब रिपोर्ट है WII की रिपोर्ट है अपने पास है, ये WII की ये रिपोर्ट है। अच्छा, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि खनन की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए, WII की सिफारिशें हैं। तो सवाल ये है कि आपने, और मसला क्या है, देखिए खेल क्या है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, खेल ये है कि ये जो पूरा पैच दिख रहा है ना, ये पूरा पैच अडानी को देने की तैयारी है। अच्छा, पूरा पैच, और आप यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 ब्लॉक में 3 ब्लॉक राजस्थान के पास है जी। ताला धीरे से अडानी ले लेगा जी। और उसके बाद अभी किसी के पास नहीं है। अच्छा, पड़ा हुआ है वो इस तैयारी में कि जब तीनों चाल मिल जाएंगे तो इसको ले लेगा। अच्छा, ये ले लेगा तो फिर पेंडक ही ले लेगा। ये किसके पास? पेंडक ही अभी भी किसी के पास नहीं, अलॉटमेंट होना है। तो ये पूरे इसको इसीलिए जानबूझ के बहाल किया गया है ताकि ये पूरे कोल ब्लॉक 5 मिलियन टन
18 मिलियन टन, जी। 18 5 23 और 7 30 मिलियन टन ऑलरेडी है। जी। उसके बाद ताला करीब 7 से 10 मिलियन टन जी। पेंड रखी, तो मान के चलिए कि करीब 40-45 मिलियन टन की क्षमता जो है अडानी को सिर्फ हसदेव से मिल जाएगी। अच्छा। तो ये पूरा ICFRE का खेल किया गया है, जी। मिल के किया गया है कि अडानी के कोल ब्लॉक को कैसे सुरक्षित करके बाहर कर दिया जाए, ताकि ये पूरा इलाका, और मैं आपको बता दूं इस मैप को आप देखेंगे, यहाँ से आप पैदल चलना, यदि आप एरियल व्यू करेंगे या जैसे भी जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई करीब 30-35 किलोमीटर होगी। अच्छा। और यदि इस एरिया को आप पूरा ख़त्म कर दीजिए तो हसदेव ख़त्म हो गया। अच्छा। हाथी आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से? जी। इस पूरे जंगल को ख़त्म कर दोगे तो पूरा बिलासपुर, कोलबा, जांजगीर का पानी सूखेगा, इधर सरगुजा का पानी सूखेगा। जी। अब और पूरे ये समृद्ध हसदेव का जंगल पानी- को, हसदेव का पानी हसदेव सूख का जाएगा। पानी खत्म ही होना है। वो तो और- आपका 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता आपकी मारी जानी है, वो जो बांदो डैम है वो तो खत्म हो उसका जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी। तो सवाल ये है कि जो पूरा अडानी के चलते WII की रिपोर्ट ने कहा खनन नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो गो नो गो कॉन्सेप्ट है, लोग बोलते हैं नो गो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 2014 में गो नो गो की परिभाषा को बदल के वायलेट इनवायलेट किया गया है। देश के कुल कोल बेलिंग एरिया का इनवैलिड जो नो गो था उसको इनवायलेट बोल दिया, इनवैलिड है ना, इनवायलेट। जी। देश के कुल कोल बेलिंग एरिया का 10% इलाका इनवायलेट है। अच्छा। उस इनवायलेट में अभी भी हसदेव के 18 कोल ब्लॉक इनवायलेट हैं, जिसमें पलसा और केटे एक्सटेंशन शामिल है। अच्छा। इनकी तो स्वीकृति दी ही नहीं जानी चाहिए और थी, परसा की दे दी गई है, उसके बावजूद दे दी। एक्सटेंशन की दे दी तो आप गई है। मामला समझिए, मामला इतना है, एक संक्षिप्त साल जिसको कहते हैं, हसदेव की पर्यावरणीय समृद्धता की स्वीकार्यता MOF ने किया नोगो बना के, जी। उसकी स्वीकार्यता छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, चाहे वो केते का विरोध हो या पूरे इलाके को लेमलू हाथी रिजर्व बनाने की बात हो। जी। साइंटिफिक अध्ययन में WII ने साफ कह दिया कि हसदेव में खनन होना नहीं चाहिए। जी। खनन होगा तो विनाश क्या होगा, इस बात को स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि हमारी हसदेव नदी का सूख जाएगी, 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई पे संकट आएगा। मंत्री जी नहीं थे उस समय, विपक्ष के नेता नहीं थे। नहीं नहीं जी। नहीं, वर्तमान में कहा है। आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ, ये बात पुरानी नहीं है साहब। अच्छा। अरे दिलचस्प है, चलिए मैं आपको बता दिखाइए देता हूँ। दिखाइए। ये पत्र 19 जनवरी 2021 का है। जी। ये किसने लिखा है? खनिज विभाग ने लिखा है। जी। ठीक। जी। किसको लिखा है? कोयला मंत्रालय को लिखा है। जी। क्या लिखा है? केटे एक्सटेंशन के सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण पर इन्होंने आपत्ति दर्ज की है। जी। एक पहला पढ़ ही देता हूँ, दस्तावेज पढ़ने में कई बार मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मुझे यह अनुरोध करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक, ये मदनपुर साउथ का है कि केते का है? केते, हाँ, है ना। कोल ब्लॉक की भूमि प्रधान ये पत्र दिनांक प्रस्तावित लेमलू हाथी रिजर्व के अंतर्गत समाहित होने के कारण वन विभाग के प्रस्ताव अनुसार हाथियों के संरक्षण, मानव एवं हाथियों के बीच संघर्ष में हो रही वृद्धि को रोकने, क्षेत्र, अन्य जनधन की हानि रोकने, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने, जल उपलब्धता के साथ पिलचुलता से विद्यमान जैव विविधता, वनस्पति विविधता को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से भविष्य में कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया से प्रस्तावित लेमलू हाथी रिजर्व क्षेत्र लगभग 3827 वर्ग किलोमीटर को संरक्षित किए जाने हेतु केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक की भूमि को कोयला ढालक क्षेत्र अर्जन विकास अधिनियम 1957 की धारा 7 उपधारा 1 के अंतर्गत कृत कार्रवाई एवं इस अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत प्रस्तावित कार्यवाही पर राज्य शासन आपत्ति दर्ज करता है। अच्छा। तो ये माइनिंग विभाग जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। जी। और मैं आपको बता देता हूँ, चलिए एक और पत्र, ये पत्र है 13/8/2020 का है। जी। इस पत्र में क्या लिखा है? वर्तमान प्रस्तावित लेमलू हाथी रिजर्व में पूर्व में शामिल राजस्व एवं वन क्षेत्रों जिनका वन क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त हसदेव मान नदी के जलाशय जलग्रहण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को शामिल किए जाने पर लेमलू हाथी रिजर्व प्रस्तावित क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर होगा, है ना। क्यों होगा? मानव हाथी संघर्ष को की वृद्धि को रोकने के लिए और हसदेव नदी के जलग्रहण को बचाने के लिए। तो ये बात तो सरकार कह रही है, जो आज हम बात कह रहे हैं 2021 तक ये बात सरकार कह रही थी कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए। तो फिर वन स्वीकृति, सवाल यही है
कि अचानक क्या ऐसा परिवर्तन आ गया कि जिन ये कोल वन ब्लॉक की स्वीकृति कब दिया इन्होंने? 2020-2021 में तो ये कह रहे हैं कि भैया मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा। 2021 जब हम पलसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति, जब हम पैदल चल रहे थे, रायपुर आ रहे थे, तब सरकार पलसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति देने का रास्ता MOF के साथ मिलके बना रहा था, उस ICFRE के अध्ययन को आधार बनाकर कि ICFRE ने कह दिया है तो ये कोल ब्लॉक दे सकते हैं। अच्छा। और वो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी। अच्छा। उस समय फाइनल रिपोर्ट नहीं थी। ड्राफ्ट रिपोर्ट राज्य सरकार ने भेजी MOF में और बाद में अपने अधिकारी को भेज दिया कि यही फाइनल रिपोर्ट है। अच्छा। ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पे जो है वो ICFRE रिपोर्ट के बेस पे और 21 अक्टूबर को MOF ने अंतिम वन स्वीकृति पलसा कोल ब्लॉक को जारी कर दी और उस स्वीकृति के बाद 6 अप्रैल को राज्य सरकार ने अंतिम वन स्वीकृति जारी कर दी। सवाल इतना है, मतलब इस बात का हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र है, केंद्र ने स्वीकार किया, राज्य ने स्वीकार किया। अध्ययन ने कहा कि खनन होना नहीं चाहिए, पूरे इलाके को नोगो बना देना चाहिए। ग्राम सभाओं के लगातार विरोध है, आज भी कोई भी विधिवत वहाँ पे सहमति नहीं है। फर्जी ग्राम सभा के आधार पर वन स्वीकृति हासिल हुई है। हसदेव के आंदोलन का समर्थन स्वयं राहुल गांधी ने किया है 2018 में। वो एक संवेदनशील नेता है, मुझे लगता है, जिसकी हमें निश्चित तौर पे बात करनी चाहिए कि आज देश के अंदर कोई एक नेता जो अपनी ही सरकार की गलती या गलत निर्णय के खिलाफ बोले, उसको स्वीकार ही करे। राहुल गांधी ने 2015 में भी कहा था कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। 21 अक्टूबर की स्वीकृति के बाद जब हम 29 अक्टूबर को दिल्ली में हसदेव के लोग मिले राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने पुनः कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पलसा के वर्तमान के अलावा कोई भी खदान में सहमति नहीं होना चाहिए। और फिर कैम्ब्रिज में भी उन्होंने कहा, हाल ही में कहा कि खनन की अनुमति भी गलत है, आंदोलन भी जायज़ है। सवाल ये है कि जब आपका शीर्ष नेतृत्व आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है तो सरकार क्यों अडानी के साथ खड़ी हुई है, सवाल इस बात का है। आप अपना जनता के साथ खड़े हैं, ना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़े हैं, आप अडानी के साथ खड़े हैं। तो हसदेव के पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र का विनाश करके, वहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करके, वहाँ के ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों को कुचल के और पूरे छत्तीसगढ़ के जन भावनाओं के विपरीत जाके खनन की अनुमतियाँ दी जा रही हैं। अभी कह दिया गया होल्ड क्या होता है, मुझे ये समझ से परे है। होल्ड कुछ नहीं होता है, या तो प्रक्रियाएं जो है निरस्त होती हैं। कहा होल्ड? हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, जो मीडिया में खबर है कि कलेक्टर ने कहा कि प्रक्रियाओं को होल्ड कर दिया गया है। किस आधार पे कहा हमें नहीं पता। सवाल ये है कि प्रक्रियाओं का निरस्तीकरण क्यों नहीं हो रहा है, और जब तक निरस्तीकरण नहीं होगा आंदोलन यथावत वैसे ही जारी रहेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री या फिर छत्तीसगढ़ सरकार, आप जैसा कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़ी नहीं है, ना ही शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के साथ खड़ी है, वो है अडानी। आपको इसके पीछे क्या वजह नज़र आती है कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार शीर्ष नेतृत्व को दरकिनार कर रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों को दरकिनार कर रही है, इनकी जनभावनाओं के साथ खेल रही है, इन्हें गुमराह कर रही है लगातार उलूल जुलूल बयान देकर, मैं तो उलूल जुलूल ही कहूँगा। तो अडानी के साथ क्यों खड़ी है छत्तीसगढ़ सरकार, क्या वजह है? ये सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए। आपको सरकार की क्या मजबूरी नेतृत्व करता है इस आंदोलन के? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन मैं आपको कुछ संदर्भ दे देता हूँ। संदर्भ ये दे देता हूँ, आप दर्शकों से भी अपील करूँगा, एक आप गूगल पे जाके टाइप करिएगा कोलगेट 2.0। कोलगेट 2.0 आप सर्च करेंगे तो उसमें एक कालवा मैगजीन की रिपोर्ट आएगी। 2018 में इस रिपोर्ट में पलसा ईस्ट केतेवासन पे एक विस्तृत रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि राजस्थान कंपनी अपनी ही खदान से बाजार दर से ज़्यादा पे कोयला खरीद रहा है, और जो बाजार दर से ज़्यादा पे कोयला खरीद रहा है, मतलब ये कि कोल इंडिया जिस दर पे कोयला राजस्थान पहुंचा के देगा उससे 276 रुपये अतिरिक्त भुगतान हो रहा है। अच्छा, ये किसको कर रहे हैं? अडानी कंपनी को, और क्योंकि माइनिंग अडानी करके दे रहा है, और आज वो राशि लगभग बढ़ के करीब 700 रुपये तक पहुँच गई है ना। अब आप सोचिए, उस समय इन्होंने कहा था ये अरबों का घोटाला है। उस एमडीओ को उस कालवा रिपोर्ट के आधार पे उस समय अध्यक्ष रहे थे भूपेश बघेल जी ने ट्वीट पे ट्वीट किए थे कि हज़ारों करोड़ का घोटाला है, ये है, निरस्त होना चाहिए, सारी चीज़ें बात कही थी। आज जो पलसा कोल ब्लॉक
के एमडी अडानी के पास है, केट एक्सटेंशन के एमडीओ हैं, और वो घोटाला बरकरार है। अच्छा बल्कि वो बढ़ गया है। जी सवाल है कि घोटाले का पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, जी कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता है। तो अडानी है इस, तो संभव है, इसलिए सब कुछ संभव है। है। अच्छा तो इसमें कुछ और प्रक्रिया हसदेव मसले को लेकर। हसदेव की लड़ाई दरअसल जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की लड़ाई है, हसदेव नदी को बचाए रखने की लड़ाई है। हसदेव नदी से 5,000 हेक्टेयर सिंचित होता है, 5 लाख हेक्टेयर 5 लाख हेक्टेयर जो कृषि भूमि है सिंचित होती है भैया, उसको बचाने की लड़ाई है। आदिवासियों को विस्थापित होने से बचाने की लड़ाई है। तो इस तरह से देखा जाए तो आगे की लड़ाई भी है। जी बताइए। इसके आगे की लड़ाई है कि हसदेव की लड़ाई 5 जिलों के पानी को बचाने की लड़ाई है। जी जिस पानी को लोग पीते हैं, निस्ताल में उपयोग करते हैं, खेती की आपने बात कही। हसदेव की लड़ाई हमारी सांसों को बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन हमें वहीं से मिल रहा है। बिल्कुल सही। हसदेव की लड़ाई इस देश के मानसून को बिगड़ने से बचाने की लड़ाई है, क्योंकि मानसून को नियंत्रित करने का काम हसदेव के जंगल करते हैं। हसदेव की लड़ाई इसीलिए भी है कि राजधानी की सड़कों पे हाथी ना घूमे, हाथी जंगलों में रहे। जाहिर सी बात है भाई, उनके घर पे जब हम हमला करेंगे, उनके घर को तबाह करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? शहर अगर जंगल तो ये लड़ाई हम तो ये बोलते हैं कि देखिए, जब कोई मुझे बोलता है कि आप हसदेव का आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ हसदेव का आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। बिल्कुल, है ना, क्योंकि हसदेव बचेगा ना तो हम सबकी जिंदगियाँ बचेंगी। बिल्कुल, इसीलिए संघर्ष जारी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि भाई हसदेव जो है मध्य भारत का, केवल और केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, मध्य भारत के लिए फेफड़े का काम करता है। बिल्कुल। आज के समय जो हसदेव का जंगल है वो कर्क रेखा के बगल से गुजरता है, जहाँ सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं, और ये एक मध्य प्रदेश का ये सबसे पुराना अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है, जिसको आप ख़त्म करके आप मैनमेड फॉरेस्ट उसकी कभी जगह नहीं ले सकती है। और इसीलिए साल का फॉरेस्ट है ये। क्या साल का आप प्लांटेशन करके आप जंगल लगा सकते हैं? तो इसीलिए हसदेव जैसा जंगल, और छत्तीसगढ़ के जितने भी नेचुरल, मैं तो सिर्फ हसदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के अंदर जहाँ जहाँ प्राकृतिक या धरती पे जहाँ प्राकृतिक वन बचे हैं उनको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोयले के एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लग रहा है बात कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये कहा जा रहा है कि यदि कोयला नहीं निकलेगा तो संकट आ जाएगा। हाँ, देश में कोयले का संकट कमी है। जी जी। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हसदेव में छत्तीसगढ़ का 10%, देश का 2% कोयला है जी। मतलब बाकी कोयला 90% बाहर है, 90% कोयला छत्तीसगढ़ में बाहर है। ऐसे इलाकों में भी कोयला है जहाँ पे ऐसे समृद्ध वन क्षेत्र नहीं है। पहली बात तो आज मैं ये कहता हूँ कि कोयले को ज़मीन के नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोयला निकलेगा तो विनाश होगा। इसीलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बिजली बनाने के पास के आपके वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्प हैं। और राजस्थान जैसा राज्य तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके पास ज़मीन भी है, सबसे ज़्यादा सूरज आप ही के पास है, सबसे ज़्यादा रोशनी आपके पास है सूरज की। क्यों आप सोलर एनर्जी में नहीं जा रहे हैं? राजस्थान जो एक एक पेड़ की कीमत जानता है, वो छत्तीसगढ़ के इन पेड़ों को क्यों उजाड़ रहा है? ये जंगल कट जाएंगे तो मानसून का जो डिस्टर्ब होगा उससे राजस्थान में और सूखा पड़ेगा। तो आपको सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इस जंगल को। अब मैं अंतिम कोयले की बात, आज भारत देश की पीक डिमांड कोयले की जो कुल डिमांड है 900 मिलियन टन। अच्छा, 900 मिलियन टन। आवंटित हमने कितना किया है? 2400 मिलियन टन। अच्छा, 2400 मिलियन टन आवंटित किया है, करीब करीब 2.5 गुना ज़्यादा। 2.5 गुना ज़्यादा। एक मैं फ्यूचर आपको मैं बताता हूँ, एक एजेंसी है IEA और CIL, कोल इंडिया लिमिटेड ने 2 अध्ययन दिए हैं। IEA ने बहुत साफ कहा है, IEA ने बहुत साफ कहा है 2040 तक हमारी जो कोयले की कुल डिमांड होगी वो 1350 मिलियन टन होगी। अच्छा। मैक्सिमम। कोल इंडिया ने भी लगभग इसी के आसपास कहा है, 1192 से लेके 1325 मिलियन टन। मतलब ये 2030 तक के लिए, 30 तक के लिए, और ये 2040 तक के लिए। मतलब
1400 मिलियन टन से ऊपर हमारी कोयले की डिमांड नहीं जाने वाली है जी है ना। जी आज हमारी 900 है, जी। कितनी बढ़ने वाली है? 600 जी मैक्सिमम 2040 में। जी हमने कितना आवंटित किया है? 2400 2400। जी क्यों किया है भैया 2400? उतनी तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है। अकेले कोल इंडिया का जो क्लियरेंस दिया गया है आज के समय 1040 मिलियन टन का। अच्छा 1040 मिलियन टन कोल इंडिया का क्लियरेंस है। अच्छा। यदि कोल इंडिया अपनी खदानों को आज 60% क्षमता पे चला रहा है, जी। यदि वो 100% पे उत्पादन शुरू कर ले तो ना हमें आयात करना है कोल, ना ही किसी भी एमडीओ से कोयला खरीदने की हाँ, किसी जरूरत भी निजी है। कंपनी अब से सीधे कोल इंडिया से कोयला ले लीजिए। जी, एक आपकी 2040 तक 1400 मिलियन टन की जरूरत है। जी। कोल इंडिया के अकेला आवंटन 1500 मिलियन टन है। अच्छा 1500 मिलियन टन का उत्पादन 2030 में कोल इंडिया करने वाला है। हाँ तो भैया ये प्राइवेट राज्य सरकारों को देके फिर एमडीओ ये सब का करने की जरूरत ही नहीं है। कोल इंडिया के ही उत्पादन को आप बढ़ा दीजिए। तो भैया उद्योगपतियों का सवाल ये फायदा है कैसे कि होगा? आप जो राज्य सरकारें कोल इंडिया से कोयला लेती हैं, तो राज्य सरकारों का कोल इंडिया से लेने का जो बिजनेस है उसके बीच में अडानी को लाने का मामला है। जी और अडानी को लाकर राज्य को कोल ब्लॉक दीजिए, उसमें एमडी अडानी को दीजिए और आप कोल इंडिया से भी महंगे दर पे आप कोयला खरीदिए। ये पूरा खेल है अच्छा और कोल इंडिया को खत्म करने का खेल है। आने वाले दिनों में कोल इंडिया की जगह अडानी इंडिया इस देश को कोयला देगा। अच्छा ये सारा खेल है। बिल्कुल मतलब और यही क्रोनी कैपिटलिज्म है। इसी के खिलाफ राहुल गांधी हमला करते हैं। अच्छा राहुल गांधी यही कहते हैं और संकल्प सिविल में कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ। जी। तो ये तो लड़ाई कांग्रेस को लड़नी चाहिए और उसकी शुरुआत हसदेव के कोयला खदानों को निरस्त करने से शुरू करनी चाहिए। विपक्ष में रहते वक्त तो खूब लड़े ये। सत्ता में भी लड़ना पड़ेगा आपको। यदि आप जनता को संदेश देना चाहते हैं, आप जनता की लड़ाई में शामिल हैं, तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं वही सत्ता में होने चाहिए, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं रह जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हसदेव को लेकर जो लड़ाई है संभवतः आप समझ गए होंगे। बहुत विस्तार से बारीकी से एक एक रिपोर्ट को दिखाकर बताकर समझाने की कोशिश किया है आलोक जी ने, जो कि इस पूरे आंदोलन के नेतृत्व करता हैं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि भैया ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हसदेव के आदिवासियों की नहीं है, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के लोगों की नहीं है। ये लड़ाई हम सभी की है और हम सबको हसदेव के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं रायपुर आया हुआ था, आलोक जी से मुलाकात किया और हसदेव का जो पूरा मामला है, दरअसल इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी परतें हैं हसदेव को लेकर और इतने सारे रिपोर्ट्स हैं कि इन्हें बताने में ही हमें आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया है संभवतः। खैर, इस तरह के रिपोर्ट्स हम कवर करते हैं, करते रहेंगे। और यदि आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हैं और आपको लगता है कि ऐसे गंभीरतम मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसे गंभीरतम मुद्दों को समझना चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं। और ऐसे विषय यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने साथियों से भी इस रिपोर्ट को साझा कर सकते हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत धन्यवाद।